हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं बोल इंडिया सिर्फ और सिर्फ वेरोसिटी न्यूज 1 पर। चलिए शुरू करते हैं अपना नया पॉलिटिकल पॉडकास्ट सीरीज वॉल्यूम 0.1, जिसका टाइटल है क्या होता है नगर सेवक। और आज जो हमारे गेस्ट है, जो कि काफी फेमस पर्सनालिटी है और एक अच्छे समाज सेवक भी है कोंडवा इलाके से। प्लीज वेलकम मिस्टर आसिफ पटेल। शुक्रिया सर हमारे शो में आने के लिए। तो आसिफ सर, आपको पॉलिटिक्स में कितने साल हो चुके? मुझे लगभग पॉलिटिक्स के अंदर 20 से 25 साल हो गए हैं, क्योंकि पवार साहब ने जब कांग्रेस छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी 1999 में, तो उसके अगले साल ही मैंने पार्टी में प्रवेश किया था कैलाशवासी खासदार वसंत चौहान के उनके नेतृत्व में। और तब से लेके आज तक मैं पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता भी हूँ और सोशल सामाजिक काम भी कर रहा हूँ मैं जैसे। तो आपने सर इतनी बड़ी जर्नी देखी है पॉलिटिक्स के अंदर, तो आपके हिसाब से एक नगर सेवक क्या होता है? जैसे हम लोग चाहते हैं आपकी तरफ से, हमारी तरफ से एक पहला सवाल है कि नगर सेवक क्या होता है? जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ये नगर सेवक का जो कंसेप्ट जो है ना, कि जैसे कि आपको अगर महानगर पालिका में जो काम रहते हैं आपके, जैसे कि रोड से हो गया, ड्रेनेज के ताल्लुक से, लाइट के जो कुछ भी एक्सवाइजेड काम रहते, ये हर इंसान वहाँ जाकर अपने काम नहीं करवा सकता। तो उसके लिए ये संविधान के अंदर एक ये सिस्टम है कि एक लोक प्रतिनिधि चुना जाता है। तो वो उस इलाके के जो काम रहते हैं वो लोक प्रतिनिधि जाके वो कारपोरेशन की तरफ से वो काम करवा कर लेता है। और मेरा मानना ये है कि नगर सेवक वही बेचते कि जो अच्छा समाज सेवक हो, जिसको लोगों के जो प्रॉब्लम्स है वो उसके अच्छे से मतलब उसको डिटेल में उसकी मालूमात हो, और वो किसी के प्रेशर में न आते हुए न या खुद का फायदा सोचते हुए मतलब लोगों के काम करता रहे वो। यानी कि सिर्फ अपना खुद का पर्सनल फायदा देके उसको नगर सेवक का मतलब है कि लोगों का सेवक। तो उस तरीके से उसने एक समाज जो जितना अच्छा समाज सेवक रहेगा वो वही नगर सेवक अच्छा बन सकता है। तो आपने मतलब कितने साल ये जर्नी में दिए और आप पॉलिटिक्स में कैसे आए? जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि मुझे पॉलिटिक्स का और समाज सोशल वर्क जो है, इसका शौक तो मुझे बचपन से ही रहा है। अच्छा। लेकिन मैंने ऑफिशियल अगर कोई पार्टी में मैंने जब प्रवेश किया तो ये 1999 के बाद में, जब शरद पवार साहब ने जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की, तो उसके दूसरे सन 2000 में मैंने पार्टी में प्रवेश किया, और उसके बाद से फिर मेरा ये सफर शुरू हो गया समाज सेवा का। तो इसमें सिर्फ आप जुड़े हैं कि आपके कोई फैमिली मेंबर भी जुड़े हैं? नहीं, जुड़ा तो मैं हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ मेरी पूरी फैमिली आज इतने साल से 25 सालों से ये सब देखती ही आ रही है। मेरे घर वाले हैं ये, क्योंकि वो देखते हैं कि मेरा जो लाइफ का आधे से आधा वक्त मैंने समाज सेवा के अंदर लगाया हुआ है मैंने इसमें। तो अभी आपका जो वार्ड है उसमें आपको क्या लगता है, आपके सामने 3 बड़े समस्या क्या है? और उसको अगर आप जैसे इलेक्शन आगे बाई इलेक्शन खड़े होते हैं और आप जीतते हैं, आप कॉर्पोरेटर बनते हैं, तो वो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे इश्यूज को? सबसे बड़ा तो आज कोंडवा में अगर देखा जाएगा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ट्रैफिक का है, पहला मसला है। और दूसरा प्रॉब्लम जो है जो मतलब साफ सफाई का मसला है कोंडवा के अंदर आज। और तीसरा मसला अगर आप देखे जाएंगे तो ये जो नशे का जो आप जो देखते हैं, आज जो नशे का कारोबार इतना बढ़ गया है कोंडवा में कि आज जवान तबका इसका आदी हो चुका है। तो ये तीनों सवाल के जो प्रॉब्लम्स है, इसका सोल्यूशन अगर करना चाहे तो बहुत सिंपल है। सबसे पहला सोल्यूशन इसका ये है कि कोंडवा के जो बाईपास जो रोड है, जैसे कि आपको पता होगा कि शिवनेरी से जो मतलब जो पीछे से जो एक रास्ता आता जो संडे बाजार के पास आता, आज वो कई साल से वो सैंक्शन है, लेकिन उसमें बीच में कुछ 4-5 घर आने की वजह से वो रास्ता अभी तक खुला हुआ नहीं है। अगर वो रास्ता खुल जाता है तो कोंडवा का जो ट्रैफिक है वो 50% डिवाइड हो जाएगा वहां से, क्योंकि वो गंगा धाम से वो रोड वहां से पीछे से वहां से आ रहा है वो। और वो रोड एक ऐसा रोड है कि जिसको शिवनेरी नगर से लेके यहाँ पर नवाजिश पार्क तक हर गली उस रोड को जाके ज्वाइंट होती है। अच्छा, मतलब तो हर रोड जाकर वो गली जितनी भी जो आप देखेंगे ना, वो हर गली जाके उस रोड को ज्वाइंट होती है। तो जो लोग के घर समझो उस साइड में अगर है तो उनको आज यहाँ मीठा नगर से होकर आना पड़ता है। अगर वो रोड अगर खुला हो गया तो लोग पीछे के पीछे से आ जाएंगे तो काफी ट्रैफिक अपना डिवाइड हो जाएगा ये।
तो वो है वहाँ का एक है, जैसे कि अभी आप सर्वे नंबर 42 का अगर देखेंगे तो वहाँ पर भी एक सेंक्शन रोड है डीपी का, जहाँ से जैसे कि वहाँ पर बहुत से प्लान पास बिल्डिंग्स है, तो उन्होंने जो एम्यूनिटी उन्होंने जो स्पेस जो छोड़ा हुआ है सामने का एरिया, अगर वो कटिंग करके अगर उसको वहाँ रोड अगर बनाए तो माशाल्लाह काफी बड़ा रोड वहाँ बन सकता है। आज आप देख रहेंगे वो अपना शीतल पेट्रोल पंप के बैक साइड का एरिया, रोज डेली सुबह का वक्त और शाम का वक्त हो इतना ट्रैफिक जाम होता है वहां पर कि लोग परेशान है वहां से। और सैटरडे फ्राइडे सैटरडे संडे तो पूछो ही मत वहां से आने के लिए। तो अगर वो रोड वाइडिंग अगर वहां पर होती है तो वो रोड भी काफी बड़े हो सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं जिससे मतलब ट्रैफिक का मसला काफी हद तक हल हो सकता है। तो अभी सर आपने जैसे इतना साल दिए आपने पॉलिटिक्स के अंदर, तो आते जैसे 5 साल में आपने ऐसे अभी बीते 5 साल में आपने ऐसा कौन सा एक काम सामाजिक काम किए हैं जिसपे आप उस काम से आपको गर्व हो? मेरा मानना तो ये है कि अगर कोई भी समाज को अगर हमारे को मजबूत बनाना है तो उसका सबसे पहला स्टेप है कि एजुकेशन। जिसके बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है जैसा शिका संगठित हुआ संघर्ष करा, तो सीखो ये पहले बोलते हैं। और जैसे कि हमारे इस्लाम में भी जो सबसे पहला जो लफ्ज आया वो आया इकरा, कि पढ़ो। तो वो चीज को एजुकेशन नहीं रहने की वजह से आज आप देखते रहेंगे कि खास करके मुस्लिम कम्युनिटी आज काफी पीछे चल रही है। तो उसके लिए चीज जब मेरे जहन में आई तो मैंने सन 2009 में मैंने एक न्यू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल की स्थापना की मैंने। अच्छा। आज वो माशाल्लाह 2009 से लेके आज तक चल रहा है और स्कूल में मेरे माशाल्लाह 1000 से ज्यादा स्टूडेंट हैं और मेरे 2 ब्रांचेस हो गए हुए हैं, एक मिठानगर बाजी मार्केट में एक है और फिर साईबाबा नगर में। और आप देखेंगे कि पूरे कोंडवा में सबसे सस्ता रीजनेबल इंग्लिश स्कूल है तो वो मेरा है। आज भी वो एकदम कम से कम फीस में मैं लोगों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन वहाँ दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद ही वही है कि हमारी कौम को कम से कम कीमत में कम से कम मतलब खर्च में अच्छे से अच्छा एजुकेशन उनको मिल सके। और माशाल्लाह उसके लिए मेरी अच्छी मेहनत चालू है और काफी हद तक मुझे कामयाबी हासिल हो गई है। जब मैंने शुरुआत किया था 2009 में तो मेरे पास सिर्फ 50 स्टूडेंट थे, आज माशाल्लाह 1000 स्टूडेंट से ज्यादा मेरे पास स्टूडेंट हो गए। और आप मेरे पेरेंट्स को भी पूछेंगे हमारे स्कूल के, वो भी बताएंगे लोगों के फीस के मसले रहते। मैं सबको भी मैं फीस के लिए मैं किसी को मतलब ना एग्जाम के लिए हम कभी रुकाते ना उनको घर पे भेजते, सबको लेके चलते थे। तो मेरे नजर में तो बाकी तो ये रोड बाजी का काम तो काफी ऐसे अगर बोलते बैठेंगे तो अपने को काफी वक्त लग जाएगा उसके लिए, लेकिन सबसे जो बेसिक और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है एजुकेशन, ये काम मैं पूरी ईमानदारी से पूरे 2009 से कर रहा हूँ मैं। तो आप जैसे अभी इतने साल से पॉलिटिक्स में है और आपने ग्राउंड लेवल से कोंडवा को देखा है, मतलब आपने, तो अभी आप समझ लीजिए अभी कॉर्पोरेटर हो जाते, जब इलेक्शन हो जाएगा तो आपके 100 दिन के अंदर ऐसी कौन सी योजना है जो कोंडवा वासी को आपके वार्ड के अंदर उसका फायदा पहुंचेगा आम लोगों को? ऐसे योजनाएं तो बहुत है, लेकिन जो अभी जो जैसे कि आपने जो पहले जो सवाल किया था कि कौन से 3 बड़े मसले हैं, तो मैंने आपको एक ट्रैफिक का पहले मसला बताया, दूसरा अपना मसला है कि साफ सफाई का मसला है। आज आप देखेंगे कि कोंडवा में जितने जगह भी अभी इतनी बड़ी तादाद में अपना कोंडवा बड़ा हुआ है, आज 1-2 लाख के आसपास अपने आबादी हो गई भी है, लेकिन यहाँ पर कचरे का एक बहुत बड़ा मसला है। और आप देखेंगे कई एक जगह पे ये जो कारपोरेशन में जो घंटा गाड़ियाँ आती है वो ऐसी शिकायतें हमारे पास में आती है कि वो लोग उनसे पैसे चार्ज करते हैं और कई जगह पे तो गाड़ियां जाती ही नहीं है। ये तो बात इसके वजह से आप देखेंगे तो लोगों के पास जब गाड़ियां नहीं आती तो लोग मजबूरन कचरा रोड पर फेंक के जाते हैं। और ये जो रोड पे का जो कचरा उठाने वाले ये रात में आते, दिन भर कचरा रोड पे वही पड़ा होता है, उससे मच्छर होते हैं, तरह तरह की बीमारी। तो ये दूसरा मसला ये है। और तीसरा मसला जो है आज जो तारीख में जो नशे का जो अपने जो कोंडवा में आप देख रहे हैं मेडिकल्स में वही हो गया, नशे का अपना कारोबार आम हो चुका है इसके लिए। तो आने वाले अगर इंशाल्लाह अगर यहाँ के लोग ने अगर हमारे को इस बार मौका दिए और हम अगर चुन के अगर यहाँ से आते तो इंशाल्लाह पहले 100 दिन में हम सबसे पहले ये कचरे का जो सिस्टम है इसको एकदम सिस्टमैटिकली लेके आएंगे कि हर कोंडवा की हर गली में हर रास्ते पर ये घंटा गाड़ी जो है वो कंटिन्यू घुमा करेगी कि जिसकी वजह से लोगों को रोड पे कचरा डालने की नौबत नहीं आए, कचरा गाड़ियों में चला जाए और कचरा वहां से वहां डंपिंग यार्ड पे चला जाए। सबसे पहले तो काम ये रहेगा सबसे इम्पोर्टेंट। बहुत अच्छा है, मतलब साफ सफाई तो होना बहुत जरूरी है। और ये तो साफ सफाई से तो आगे सफाई आधा ईमान आती है। हाँ। तो अभी जैसे आपने बताया कि आप
जैसे साफ सफाई पे आपका एक मुद्दा है, और एक बार बार आप दो तीन बार बोल दिए जैसे कि नशे के बारे में जी। तो नशे में के बारे में युवा मतलब लड़के बहुत जुड़े हैं, बहुत जो जुड़े। है ये। तो आप जब कॉर्पोरेटर बन जाएंगे तो उनके लिए क्या एक योजनाएं होंगी, या मतलब उनके लिए क्या जॉब अपॉर्चुनिटी होंगी जो उनका डाइवर्जन हो कि वो इसमें से बाहर निकले? जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो हमारे जो यंगस्टर जो है वो नशे की तरफ उसमें जो मतलब ये हो रहे हैं, उसमें मतलब नहीं क्या अट्रैक्ट हो रहे हैं वो, उसके लिए एक सबसे बड़ा रीज़न है, ये भी मेरे नज़र में है कि आज देखेंगे आप, आज कोंडवा के अंदर एक अच्छा बड़ा ग्राउंड कहीं पर भी नहीं है कि जहाँ बच्चे स्पोर्ट्स वगैरह खेल सके। अगर बच्चे फिजिकली अगर स्ट्रांग, अगर बच्चे को अगर वो इंटरेस्ट अगर रहेगा तो ऑटोमेटिकली बच्चे ये सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। आज आप छोटे बच्चे देखो, बड़े बच्चे, बड़े यंगस्टर देखो, आज इनको ग्राउंड में रहने की वजह से ये लोग आज मोबाइल में लगे हुए रहते हैं, या तो फिर नहीं क्या कार्टून्स में लगे, अपना टाइम ऐसे ये स्पेस करें। अगर इनको अगर अच्छे ग्राउंड अगर मिले, आज अगर स्पोर्ट्स में अगर ये बच्चे अगर इंटरेस्ट अगर लेते तो इसमें माशाल्लाह ये फिजिकल भी बहुत अच्छा होगा, और नशे की आदत ये खुद ब खुद इनकी भी छूट जाएगी ये चीज़ के अंदर। और इसके अंदर भी करियर है स्पोर्ट्स के अंदर। अभी हाल ही में हम लोग ने एक अपने कोंडवा का ही बच्चा है जिसने गोला फेंक के अंदर गोल्ड मेडल उसने हासिल किया। अच्छा। तो उसका एक सत्कार का प्रोग्राम मैंने रखे हुए थे, तो हम लोग भी उस प्रोग्राम में शरीक थे। तो माशाल्लाह बोलने का मतलब ये कि वो बच्चा अपने कोंडवा का ही है, लेकिन उसको उसके घर वालों की तरफ से वैसे ट्रेनिंग वगैरह हो गई बोल के वो बच्चे ने इंटरनेशनल गोल्ड मेडल उस बच्चे ने हासिल कर सका। तो जब एक बच्चा अगर ऐसा कर सकता, हालांकि उसको यहाँ ग्राउंड नहीं है, उसने समझो बाहर दूसरे का ट्रेनिंग वगैरह जाके वो बच्चा वो करके मतलब उसने उसकी मेहनत पे ये करा। हमारे भी यंगस्टर है ऐसे काफी बच्चे ऐसे कि जो ऐसे क्वालिटी रख सकते हैं, लेकिन उनको वो ग्राउंड ही अवेलेबल नहीं है वो सब चीज करने के लिए। घर की तालीम तो होना बहुत जरूरी है वो चीज। अभी आपने लोकल लोगों से जुड़ने के लिए क्या व्यवसाय मतलब आपने कोई ऑफिस छोड़े, या लाइव अपना लैंडलाइन नंबर या आपकी कोई हेल्पलाइन नंबर हो, या आप जब अगर इलेक्शन हो जाए लोग आपसे कैसा जुड़े? तो मैंने मेरा जनसंपर्क कार्यालय मैंने पिछले 8 महीने से मैंने अभी नया से स्टार्ट किया है, लेकिन इससे पहले भी हमेशा मेरा ऑफिस कहीं ना कहीं मेरा रहता ही है। और इसके अलावा मेरा जो स्कूल का जो ऑफिस है वहाँ मैं कंटिन्यू सुबह में 11 बजे से लेके 2:30-3 बजे तक वहाँ पर बैठता हूँ मैं। जिसको अगर मेरा कुछ पर्सनल लोगों को अगर मिलना रहेगा तो वो डायरेक्ट मेरे वो ऑफिस पे आते हैं। और अभी लोगों की खिदमत के लिए मैंने एक ऑफिस भी चालू किया है कोंडवा नागरिक मंच के जरिए से। वहाँ पर अभी तक ये जो लाड़की बहन की जो KYC का जो मामला चल रहा था, आप देखेंगे कहीं पर भी ये काम नहीं होता। जो माँ ई सेवा केंद्र वाले जो थे वो कोई 200-500 बिल लेते, मैंने फ्री ऑफ चार्ज फ्री में उनके वो काम कर रहा था। आज माशाल्लाह मैंने 1,500 से ज्यादा लोगों को KYC कर चुके हम लोग वहाँ पर। इसके अलावा इलेक्शन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये कंटिन्यू अभी आप देखेंगे कुछ लोग 1-1, 2-2 दिन के कैंप लगाते हैं वो। तो सिर्फ वो 2 दिन में जिन लोगों का नंबर लग जाता ठीक है, लेकिन बाकी के लोग महरूम रह जाते। लेकिन मेरा ऑफिस सुबह 10 से लेके शाम में 7 बजे तक कंटिन्यू आप चलिए, आप जाकर देखेंगे इंशाल्लाह तो कंटिन्यू वहाँ पर आपको गर्दी दिखेंगी आपको ऑफिस पे। जो योजनाएं जो रहती स्कीम्स रहती, इसके लाड़की बहन का हो गया, जिसके बाद में बाल संगोपन के अंदर है, ये एक ऐसी योजना है कि कई लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि ये इसके अंदर कि अगर कोई छोटा बच्चा है उसके पेरेंट्स में अगर किसी की डेथ अगर होती है तो वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने के बाद में उसका प्रोसेसर है वो करने के बाद में वो बच्चे को 18 साल की उसकी एज होने तक उसको हर महीना 2,250 रुपए उसको मिलते हैं। ये तो गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम, गवर्नमेंट की तरफ ऐसी कई स्कीम है कि जो लोगों तक पहुंचती ही नहीं है। तो ये ऑफिस के जरिए से हम लोग ऐसे जो बेवाओं की स्कीम है ये सभी का फायदा पहुंचाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी इसके लिए देखो पॉलिटिशियन चुना जाता है, एक कॉर्पोरेटर चुना जाता है तो जाके वो लोकल लोगों के लिए काम करे। इसके लिए मैं आपको पूछा था कि आपकी योजना है, मतलब आप जब आगे इन फ्यूचर कॉर्पोरेटर बनते तो जैसे ये भी एक योजना है जो आप अभी तो बिना कॉर्पोरेटर बने आप खुद ही खिदमत कर रहे हैं लोगों की, आपके वार्ड के लोगों की। ऐसे और भी बहुत सारी योजनाएं होंगी गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत सी है। तो उसमें सबसे बड़ा एक जो मेरा जो विजन है जिसके ऊपर मैं इंशाल्लाह अगर लोगों ने मुझे मौका दिया और अगर मैं चुन के अगर आया तो सबसे पहले मैं यही काम करूंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एजुकेशन जो 2009 से मैंने चालू किया है। लेकिन आज मैं देखता हूँ आज कोंडवा के अंदर आप देखेंगे गली गली पे प्राइवेट स्कूल्स हो गए हुए हैं, लेकिन उनकी फीस इतनी रहती है कि पेरेंट्स वो अफोर्ड नहीं कर पाते। आज मेरे पास में भी फीस के लिए इतने पेरेंट्स आते हैं, बेचारे गरीब रहते। मेरे
हद तक जितना हो सकता है मैं उनको पूरा पूरा मैं उनको कोऑपरेट करके लेके चलता रहूँ। लेकिन मेरा एक ऐसा विजन है, ऐसा मेरा मानना है कि जब हमारे यहाँ पर 2-2.5 लाख की आसपास अगर आबादी है और उसमें देखेंगे आप कारपोरेशन का सिर्फ एक ही स्कूल है, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमारे को वाकई में कौम के लिए अगर लॉन्ग लाइफ अगर कुछ काम करना है तो कोंडवा में अपने को कम से कम 3 से 4 कारपोरेशन के बड़े बड़े स्कूल होना चाहिए कि जहाँ कम से कम 2-2, 3-3 हजार बच्चे पढ़ सके। आज सिर्फ अपने पास संत गाड़गे महाराज का एक स्कूल है, आप वहाँ जाकर देखिए, बिल्डिंग भी इतने बड़े साइज की नहीं कि वो इतना बच्चे मतलब उसमें भरे थे, उनके पास में एडमिशन स्टॉप हो जाते तो वो बच्चे बाहर होते, फिर उनको मजबूरन प्राइवेट स्कूल्स में जाना पड़ता और सभी की कैपेसिटी नहीं रहती कि हर बच्चे को अपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। तो मेरा सबसे बड़ा मतलब काम यही रहेगा, टारगेट भी यही रहेगा, विजन रहेगा कि कोंडवा में ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स कैसे ला सके। ये तो एक आपने जो पॉइंट बोले, ये मेरा भी मानना है कि पॉलिटिशियन एक विजन होता है, मेरी एक टाइटल है कि उसका अगर विजन नहीं है कोई पॉलिटिशियन का तो वो मतलब पॉलिटिशियन ही नहीं है, पॉलिटिशियन वो सिर्फ चेहरा है। तो अभी आपने जैसा बताया कि एक विजन लेके आप चल रहे हैं, तो आप जैसे आगे कॉर्पोरेटर बनते तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आप अपने स्तर पे क्या एक काम करेंगे? एक आपका भी कुछ विजन होगा कि मैं भी चाहूँ कि आगे आने वाला वक्त पे कोंडवा को उस तरीके का डेवलपमेंट देंगे। भ्रष्टाचार से जैसे कि तालु सबको मुझे बताता हूँ, जैसे कि ये जो कारपोरेशन के जो काम कर रहे हैं, जो ठेकेदार रहते हैं, जैसे कि इनको अगर टेंडर वगैरह जब पास होता, इनको जो टेंडर मिलता, तो अक्सर नगर से वो क्या करते हैं, टेंडर पास कराने तक उसका फॉलोअप लेते हैं, उसके बाद में फिर जब काम होता है, रोड का काम, रोड ड्रेनेज का काम, वो किस क्वालिटी का काम हो रहा है उसके ऊपर नजर किसी की रहती नहीं कि वो क्या मटेरियल यूज करे। आज जैसे देखते हैं आप, आज अगर रोड बना, एक अगर बारिश अगर हुई तो पूरा रोड उखड़ जाता है। हाँ, वो तो ये सवाल पूछना था कि रोड एक्चुअल में टिकता कब तक है? एक कुछ तो उसकी लाइफ उसकी होनी चाहिए ना। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आपको मैं थोड़ा सा पास्ट में ले गया कि एक थोड़ा सा वाकया बताऊंगा। बहुत साल पहले की बात है, तकरीबन 25-30 साल पहले की बात है। आपने जंगली महाराज रोड देखा है क्या? हाँ, देखे। तो उस दौर में एक कंपनी थी, तो वो उस रोड का कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला था, जंगली महाराज रोड का, अपना तुम्हारा झांसी का पुतले के यहाँ से लेके तो वो अपना डेक्कन के आगे चौक तक। तो उन्होंने कुछ कंडीशंस रखे थे कि रोड हम बनाएंगे तो उसके बाद में इसको यहाँ पे थोड़ा सा खड्डा नहीं करना चाहिए, ऐसा करके। उसके बाद में उन्होंने उस वक्त में उन्होंने कुछ 25 साल की गारंटी दी थी, अगर रोड अगर खराब अगर हुआ तो हम फिर से बना कर देंगे। 25 साल की गारंटी दी थी। तो वो रोड बना, आज उसको 25 साल से ज्यादा काफी वक्त हो गया, उसको 30 साल से ऊपर हो गए। आज भी आप जाकर देखेंगे वैसे का वैसे ही रोड है। तो बोलने का मतलब यही है कि आप जैसे भ्रष्टाचार का आपने जो टॉपिक लिया ना, अगर जो ठेकेदार को काम दिया जा रहा है वो क्या मटेरियल यूज कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, अगर इसका वाकई में अगर समाज सेवक ने या कारपोरेटर ने इसके ऊपर अगर सही तरह से ध्यान दिया तो रोड की क्वालिटी भी अच्छी हो सकती है, ड्रेनेज की क्वालिटी भी अच्छी हो सकती है। ये बार बार हमारे को रोड बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये भी बात सही। तो और अभी जैसे ये रोड के बारे में आपने बताया और आपका एक चीज बहुत अच्छी लगी कि आपका एक विजन है स्कूल को लेके, एजुकेशन को लेके, बहुत अच्छा लगा। आज के लिए हम लोग शो को यहीं खत्म करते हैं। आज थे हम आसिफ पटेल के साथ, जिन्होंने बहुत एक लंबी जर्नी अभी तक की है और आगे भी इनकी बहुत बड़ी जर्नी है स्कूल के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड, बहुत आगे ये वर्किंग करना चाहते हैं। तो जल्द मिलते हैं एक नए उम्मीदवार के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद।